शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात आज दुनिया की, क्योंकि कल रात एग्जैक्टली ठीक 24 घंटे पहले जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, तो यह पहली बार था जब ईरान किसी प्रॉक्सी के जरिए, यानी किसी और के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला रहा था और सीधा आमने सामने की लड़ाई हो रही। ये जो तस्वीरें आप सुबह से देख रहे हैं रिपब्लिक पे भी, सुबह से ये एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान ने इजराइल पर दागी। हालांकि ईरान के ही नेता प्रतिपक्ष, ईरान के नेता प्रतिपक्ष जैसे भारत के राहुल गांधी हैं, वैसे ईरान के नेता प्रतिपक्ष ने आगे आके बोला कि ईरान की मिसाइल ईरान में ही गिरी हैं, ईरान में ही गिरी हैं, इजराइल तक नहीं पहुंची। हालांकि मैं उस सब में नहीं कर रहा हूं, वो इंटरनल पॉलिटिक्स है ईरान की, वो होगी, वो चलती रहेगी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान किसी प्रॉक्सी के जरिए नहीं, हिजबुल्लाह के जरिए नहीं, हमास के जरिए नहीं, सीधा इजराइल से आमने सामने की लड़ाई कर रहा है। वहां दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल कह रहा है मुंह तोड़ जवाब देंगे। इजराइल कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव एंटोनियो गुतेरेस को इजराइल में उतरने नहीं दिया जाएगा। मैं तो हमेशा से कहता ही हूं, संयुक्त राष्ट्र है क्या, सेल्फी पॉइंट है। एक बार फिर प्रूव हो रहा। लेकिन जो जो अटकलें, जो जो बातें रूस और यूक्रेन के जंग के बीच हुई थी कि क्या ये तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के पीछे पूरा यूरोप, नाटो, अमेरिका आ गया था। यहां ईरान ने, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ सनसनीखेज करके नहीं, मिसाइल उड़ा के नहीं, मिसाइल दिखा के नहीं, समझिए ये जियोपॉलिटिक्स की बात है। ईरान ने इजराइल पे सीधा मिसाइल दागने से पहले किससे बात की? व्लादिमीर पुतिन से, यानी रूस के राष्ट्रपति से। रूस के राष्ट्रपति से बात करने के बाद अयतुल्लाह खुमैनी ने, द सुप्रीम लीडर, क्योंकि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो लिबरल हैं, और अगर ईरानी मीडिया की मैं बात मानूं तो कहीं ना कहीं दो राय थी इस पे कि ईरान को सीधा अटैक करना चाहिए कि नहीं। लेकिन अयतुल्लाह खुमैनी, द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उन्होंने वीटो किया और ईरान ने व्लादिमीर पुतिन से अप्रूवल ऑफ सॉर्ट्स लिया, ये ईरानी मीडिया कह रहा है, और उसके बाद इजराइल पे अटैक किया। तो इजराइल के पास अमेरिका है, तो ईरान के पास रूस है, रूस के पास चीन है। अब पहली बार सचमुच डर बैठ रहा है कि कहीं ये तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू नहीं कर दिया है। इजराइल से पूछो तो वो कहता है जो मेरे नागरिकों को मेरे घर में घुस के मारा, मैं उसका जवाब कैसे ना दूं। ईरान से पूछो तो वो कहता है लेबनान में आपने सैनिक छेड़ दिए, हमास के चीफ को मारा, हिजबुल्लाह के चीफ को मारा, मैं कैसे चुप रहूं। वो कहता है मैं ठीक, वो कहता है मैं ठीक। एक के पास रूस है, एक के पास अमेरिका है। रूस के साथ चीन है, अमेरिका के साथ नाटो देश है। भारत कहां है? भारत आज की तारीख में रूस और ईरान को मिला के 70% से ज्यादा तेल रूस और ईरान से आता है भारत का। और सिर्फ भारत नहीं, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया व्यूअर्स, द नेटो कंट्रीज, एवरीवन इन द वर्ल्ड, हर एक देश छोटा या बड़ा, इससे असर आएगा उस देश की अर्थव्यवस्था पे, और भारत भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए यह आपके लिए और हमारे लिए भी इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। यह सिर्फ टीवी खोल के देखने वाली बात नहीं है कि देखो मिसाइल गिर रही है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया, लोग इसे महाभारत और रामायण जो बनी थी, जो हम दूरदर्शन में देखते थे, उससे कंपेयर कर रहे थे कि देखो यहां से बाण चला, वहां से बाण चला। वो जो अर्जुन चलाते थे, वो जो उसमें कि वहां से आग वाले बम चल रहे, ये सब ये रियलिटी है। और ये कब एक बम ये विश्व युद्ध 3 में बदल जाएगा पता नहीं। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलने की जरूरत है, देश के नेताओं को भी और उन लोगों को भी जो कि अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट मानते हैं।
उनको भी बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि ईरान, मैं नहीं मानता ये कि ईरान ने विदाउट अ न्यूक्लियर पावर ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। ईरान हैज टू बी अ न्यूक्लियर पावर कि उसके अंदर इतना दमखम आ गया कि उसने इजराइल के ऊपर सीधा फेस टू फेस, विदाउट एनी प्रॉक्सी, बिना प्रॉक्सी के, मतलब बिना हमास, बिना लेबनान, बिना हौती, सीधा आर पार की लड़ाई लड़ रहा है वो इजराइल से। उसको पता है कि इजराइल के पास अमेरिका है, और अमेरिका के पास, ध्यान से सुनिएगा, जॉर्डन में 2 बेस हैं, 3000 सैनिक हैं, सऊदी अरेबिया में 5 बेस हैं, 3000 सैनिक हैं, बहरीन में 3 बेस हैं, 7000 सैनिक हैं, कतर में 1 बेस है, 13000 सैनिक है, संयुक्त अरब अमीरात में 3 बेस हैं, 5000 सैनिक हैं, ओमान में 6 बेस हैं, 600 सैनिक हैं, 40000 सैनिक हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के। क्या आप समझ रहे हैं ईरान बावला हो उठा है? नहीं, ईरान को एग्जैक्टली पता है वो क्या कर रहा है। इसलिए ईरान के राष्ट्रपति ने गेव अ पब्लिक स्टेटमेंट, उन्होंने जनता के सामने आके, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक मैसेज जा रहा है कि वी हैव रशिया विद अस। अगर इजराइल खुलेआम कह रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति खुलेआम कह रहे हैं, तो वहां ईरान कह रहा है मेरे साथ रूस है, और रूस के साथ चीन खड़ा है। चाइना इज नॉट अ मिलिट्री पावर, चाइना एक मिलिट्री पावर, सैन्य ताकत नहीं है, लेकिन एक बड़ी, बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। आज चीन के पास वो ताकत है कि वो अमेरिका को भी इकोनॉमिकली क्रम्बल कर सकता है, और ये बात अमेरिका जानता है। इसीलिए जब कुछ फॉरेन एक्सपर्ट से बात की मैंने, तो उन्होंने कहा नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वर्ल्ड वॉर, इस पे एक लॉन्ग टेबल होगी। लॉन्ग टेबल यानी बैठ के बातचीत होगी। अब अमेरिका और रूस के बीच में बातचीत होगी, और उससे यूक्रेन पे क्या असर पड़ेगा वो आप समझिए। वो कह रहे हैं ईरान ने अटैक किया, इजराइल एक बार तो करेगा, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि बातचीत रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच में होगी। इस बीच अमेरिका में इलेक्शन चल रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन कितने एक्टिव हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कमाला हैरिस जो उनकी उपराष्ट्रपति हैं, वो ये दिखाना चाहती हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर हैं और वो विश्व पीस कर सकती है। शी कैन क्रिएट वर्ल्ड पीस। और ये इंटरनल पॉलिटिक्स हमेशा एक्सटर्नल चीजों पर असर डालती है। ये बात भारत में भी हमने देखी है। इस समय भारत कहां है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा होता है। भारत ईरान से भी क्लोज है, भारत इजराइल से भी क्लोज है। हमारे लिए दोनों जरूरी हैं, इजराइल भी ईरान भी। लेकिन एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रूस। इजराइल के साथ अमेरिका, ईरान के साथ रूस, भारत दोनों के साथ है। भारत का ये स्टेटेड स्टेटमेंट है कि ये बुद्ध का दौर है, युद्ध का नहीं। लेकिन मान कौन रहा? अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध से जो महंगाई आई थी, जो तेल की कीमतों में बढ़ावट आई थी, वो ही नहीं संभली थी कि अब ईरान और ईरान इजराइल, मैं आपको कह रहा हूं, इट्स जस्ट नॉट अ मिडिल ईस्ट से बहुत दूर है, फिजिकली बहुत दूर है। आप टीवी पे देख रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा ये कब हमारे बैकयार्ड में आ जाएगा, आपको और हमको समझ नहीं आएगा। इसका असर पेट्रोल प्राइसेस से हमारी रोजमर्रा की चीजों पे ऐसा पड़ेगा कि आप और हमें सबको झेलना पड़ेगा, पूरी दुनिया को फॉर दैट मैटर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, फॉरेन पॉलिसी सरकारों को तय करने दीजिए, धर्मगुरुओं को नहीं। जब नेपाल में जो एक हिंदू राष्ट्र है, जब वहां के पूरे राजघराने को उन्हीं के अपने आदमी ने मार दिया था, तो क्या भारत के पंडित खड़े हो गए थे कि नहीं हिंदू राष्ट्र बचाओ, नहीं हिंदू राष्ट्र बचाओ? नहीं, भारत हैड अ फॉरेन पॉलिसी। हमें पता था क्या हो रहा, कितनी पिक्चरें बन गई, कितनी किताबें लिख दी गई कि घर का भेदी लंका ढाए। नेपाल में जो किया वो उनके अपनों ने किया, कोई माने या ना माने। हजारों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ गई, हजारों आ गई, लेकिन क्या भारत के पंडित उठ के खड़े हुए कि नहीं हिंदू राष्ट्र है, इकलौता हिंदू राष्ट्र है, बचाओ हिंदू? नहीं ना, फॉरेन पॉलिसी है, सरकारें तय करती हैं। और भारत का ईरान से भी चाबहार पोर्ट, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भारत का चाबहार पोर्ट सिर्फ ईरान की वजह से। भारत को इजराइल कितना जरूरी है हमको पता है।
ईरान कितना जरूरी है सरकारों को पता है, तो लेट द गवर्नमेंट हैंडल। सरकारों को तय करने दीजिए, भारत की सरकार को तय करने दीजिए कि भारत के लिए क्या बेहतर है। हमने देखा रूस और यूक्रेन की लड़ाई में हमने ऐसा रास्ता लिया जिससे भारत को फायदा हो। यह अमेरिका या यूरोप के फायदे की चीजें नहीं होंगी। यहां हमने रूस से सस्ता पेट्रोल लिया ना हाई सीज से, सस्ता क्रूड ऑयल लिया ना हाई सीज से, लिया क्योंकि वो आपके और हमारे लिए बेहतर था। लेकिन जैसे ही बात ईरान की आती है, हमारे यहां नेता खड़े हो जाते हैं। हमारे यहां मौलाना कल्बे जवाद साहब खड़े हो गए ईरान की डिफेंस। आप आइए, आप बात समझिए, सरकार को मत डिक्टेट करिए। भारत सरकार को क्यों आप डिक्टेट कर रहे हैं? आप धर्मगुरु हैं, आप सोशल वर्कर हैं, आपके हजारों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। देखा देखे कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी साहब खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है? सलमान खुर्शीद टिप्पणी कर रहे हैं कांग्रेस के। मौलाना यासूब अब्बास माफ कीजिएगा, मौलाना यासूब अब्बास साहब महासचिव में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के। ईरान ने जो किया वो बहादुरी का काम है। देखिए साहब, इजराइल को भी समझना होगा जो उस पर हुआ वो आतंकी घटना थी, लेकिन अब इज इजराइल गोइंग टू फार? इजराइल, क्या बेनियामिन नेतन्याहू इज ही बाइटिंग एज मच एज ही कैन चू? यहां भी लड़ाई, वहां भी लड़ाई। वहां ईरान को समझना होगा आप पहली बार आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं रूस के दम पे। रूस खुद यूक्रेन से नहीं निपट पा रहा है, आपकी क्या मदद करेगा? मैंने आपको सिर्फ गिनवाया। आप देखिए अमेरिका किसके साथ है, अमेरिका किसके साथ है? इजराइल के साथ। अमेरिका की बेस जॉर्डन में है, जॉर्डन के किंग डायरेक्ट डिसेंडेंट माने जाते हैं। अमेरिका की 5 बेस सऊदी अरब में है। अमेरिका किसके साथ है? इजराइल के साथ है। अमेरिका की 3 बेस बहरीन में है। अमेरिका किसके साथ है? इजराइल के साथ है। अमेरिका की 1 बेस कतर में है। अमेरिका किसके साथ है? इजराइल के साथ है। अमेरिका की 3 बेस संयुक्त अरब अमीरात में है। अमेरिका किसके साथ है? इजराइल के साथ है। अमेरिका की 6 बेस ओमान में है। अमेरिका किसके साथ है? इजराइल के साथ है। फिर भी ये सारे देश बोलते हैं हम ईरान के साथ हैं। हिपोक्रेसी देखिए, डुअल स्टैंडर्ड्स देखिए। उनको पता है उनके लिए क्या बेहतर है। वहां कोई धर्म वर्म वो लोग नहीं देख रहे हैं। अगर जॉर्डन के किंग, जो कि कहा जाता है कि डायरेक्ट डिसेंडेंट है, आप समझिए, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, मैंने आपको दिखाया 2, 5, 7, 3, 10, 1, 11, 13 और 6, 17 बेसिस, 17 अमेरिकी बेसिस इन मुस्लिम देशों में। अमेरिका की और अमेरिका किसके साथ है? ईरान के साथ तो नहीं है। लेकिन फिर भी ये सारे देश फिंगर ऑन द लिप्स, जो हो रहा है होने दो, हमारे लिए ठीक है। तो हमारे यहां